गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा छठी की जो किताब है उसका नाम है वसंत भाग एक। इस किताब में जो पहला पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इस कविता का अध्ययन हमने किया था। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने चिड़ियों की विशेषता बताई थी। चिड़िया कैसी है, वो दिखती कैसी है, वो क्या खाती है, वो किसके लिए गाती है, वो कैसे गाती है, यानी कि वो मीठे स्वर में गाती है, वो नीले पंखों वाली है, वो उफनती नदी में अपनी प्यास बुझाती है। यानी कि इसी प्रकार का अध्ययन हमने इस कविता के द्वारा पिछले वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो के द्वारा इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि प्रश्न अभ्यास जो है, जो पेज नंबर 2 पे दिया है, वो आज हम देखेंगे। तो पेज नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो कविता से ऐसे वहाँ दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। यानी कि कवि ने जो चिड़िया का चित्रण किया है उस चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चिड़िया का चित्र हमें हमारे नोटबुक में क्या करना है, बनाना है। उसका उत्तर क्या होगा वो आगे लिखा है मैंने। जैसे कि कविता पढ़कर मेरे मन में निम्नलिखित प्रश्न चित्र उभरता है, उसके कुछ पॉइंट मैंने नीचे दिए गए हैं। जैसे कि वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, क्योंकि उस कविता में 3 बार हमने देखा कि वो चिड़िया कैसी दिखती है, तो वो कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ। यानी कि वो चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ लिया है कि वह चिड़िया नीले पंखों वाली है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, उस चिड़िया का आकार छोटा है। वो एक जगह कहती है कि वह छोटी चिड़िया है। वह कैसी चिड़िया है, छोटी चिड़िया है। वह संतोषी चिड़िया है, छोटे मुंह वाली चिड़िया है। यानी कि वो चिड़िया दिखने में कैसी है, छोटी है। यानी कि हमें चित्र बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वो चिड़िया कैसी है, छोटे आकार की है। यानी कि उस चिड़िया का आकार कैसा है, छोटा है। तीसरा पॉइंट यहाँ मैंने लिया है, वह चिड़िया मीठे स्वर में गाती है। यानी कि एक पद में जब वो गाती है, किसके लिए गाती है, तो वन बाबा के लिए गाती है। हाँ, जो जंगल है उसे क्या कहा है उसने, बूढ़े वन बाबा कहा है। और उस बूढ़े वन बाबा के लिए वो क्या करती है, गाती है। तो कैसे गाती है, रस उड़ेल कर गाती है। रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में गाती है, मीठे आवाज़ में गाती है। और इसीलिए मैंने यहाँ तीसरा पॉइंट लिया है, वह चिड़िया मीठे स्वर में गाती है। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, उसे आज़ादी से प्यार है। यानी कि ये जो चिड़िया है वह कैसे घूमना चाहती है, आज़ादी से घूमना चाहती है, स्वतंत्रता से घूमना चाहती है। यानी कि आकाश में, नभ में, गगन में वह आज़ादी से विचरण करना चाहती है, स्वतंत्रता से विचरण करना चाहती है। तो इसी प्रकार हम इस पहले सवाल का जवाब इस पॉइंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वह रस उड़ेल कर गाती है, कंठ खोल कर गाती है, वह छोटी सी चिड़िया है, उसका आकार छोटा है, उसकी चोंच छोटी है। यानी कि इसी प्रकार का चित्र हम क्या कर सकते हैं, यहाँ उभार सकते हैं। और आप इसी साइड में उस चिड़िया का छोटा चित्र भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो पहला सवाल है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। यानी कि कविता का शीर्षक यहाँ क्या है, वह चिड़िया जो, ये कविता का यहाँ शीर्षक है।
लेकिन यह शीर्षक छोड़कर हम कौन सा और शीर्षक दे सकते हैं? तो मैंने लिखा है यहाँ कि मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। यानी कि आप भी ऐसे कुछ नए शीर्षक इस कविता के लिए दे सकते हैं, जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया, साहसी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, छोटे नीले पंख वाली चिड़िया। ऐसे प्रकार के शीर्षक आप भी इस कविता के लिए दे सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरे सवाल का जवाब हम यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो तीसरा सवाल क्या है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हमने कविता देखते समय देखा था कि पहले पद में चिड़िया को किससे प्यार था? तो अन्न से प्यार था। वो कहती है अंत में कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि वो किससे प्यार करती है? अन्न से प्यार करती है, यानी कि अनाज से प्यार करती है। दूसरे पद में वो कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि वो जिस जंगल में रहती है, जिस वन में रहती है, उस जंगल में जो विजन है, एकांत है, उस विजन से वो बहुत प्यार करती है। और तीसरे पद में ऐसे लिखा था कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी कि तीसरे पद में वो किससे प्यार करती है? तो नदी से प्यार करती है। और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है और उसका आंसर भी हम उसी के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, चिड़िया को अन्न यानी अनाज, यानी कि पहले पद में वो किससे प्यार करती थी? अन्न यानी कि अनाज से। तो इसी प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे, जिस जंगल में रहती है उस विजन, यानी कि जिस जंगल में, जिस वन में वो रहती है, उस जंगल में जो विजन है, ये विजन मतलब एकांत है, उस विजन से वो प्यार करती है। और जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है, उस नदी से वो प्यार करती है। यानी कि ये तीन बातें इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। जैसे कि पहला अन्न, दूसरा विजन और तीसरी बात जो है ठंडा पानी यानी कि नदी। ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों से वो क्या करती है? बहुत प्यार करती है। इसीलिए ये तीन बातें इस आंसर में आने चाहिए। तो चिड़िया को अन्न यानी अनाज, जिस जंगल में रहती है उस विजन, और जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है उस नदी से प्यार है। इसी प्रकार का आंसर हम इस क्वेश्चन का लिख सकते, इस सवाल का लिख सकते। इसी प्रकार कविता से इसमें जो 3 सवाल दिए गए हैं, इन 3 सवालों के आंसर हम यहाँ लिख सकते। आगे जो चौथा है वो आशय स्पष्ट करो। चौथा सवाल क्या है? आशय स्पष्ट करो। उसमें क है, रस उड़ेल कर गा लेती, यानी कि जो दूसरा पद था उसमें एक पंक्ति आई है। कौन सी पंक्ति आई है? रस उड़ेल कर गा लेती है। तो उस पद का स्पष्टीकरण देखते समय, अर्थ देखते समय हमने उसका अर्थ देखा था कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने क्या लिखा था कि वो मीठे स्वर में गाती है, खुशी से गीत गाती है और वो अपने लिए गीत गाती है। और इस मीठे स्वर में गाते हुए किसके खातिर गाती है? तो वन बाबा के खातिर गाती है। और जब वो मीठे स्वर में गाती है तो वहाँ का वातावरण भी कैसा होता है? मीठा हो जाता है, रसमय हो जाता है। तो ये जो आशय है, ये आशय वहाँ होना चाहिए। जैसे कि वो जवाब जो है, उत्तर जो है, वो उत्तर में मैंने लिखा है। जैसे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर मीठे स्वर में अपना गीत गाने लगती है। रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में, और कैसे गाती है? अपना जो गीत है वो खुश होकर गाने लगती है। इसीलिए पहले हमें ये लिखना चाहिए। अभी वो किसके लिए गाती है? उसके गाने में क्या होती है? मिठास होती है। तो ये मिठास भी वहाँ महत्वपूर्ण है। उसके आगे, इससे यह प्रतीत होता है कि वह वातावरण में रस उड़ेलकर वातावरण रसमय कर देती है। यानी कि जब वो गाती है, मीठे स्वर में गाती है, तो वहाँ का वातावरण कैसे होता है? रसमय हो जाता है। यह आशय हमें वहाँ लिखना चाहिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर
मीठे स्वर में अपना गीत गाने लगती है, उसके गाने में मिठास है। इससे यह प्रतीत होता है कि वह वातावरण में रस उड़ेलकर वातावरण रसमय कर देती है। अगला ख जो है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती। तो यह पंक्ति तीसरे पद में आई है। जैसे कि तीसरे पद में हमने देखा था चढ़ी नदी का मतलब जो उफनती नदी होती है, जिस नदी में जल भरा हुआ होता है, वो चढ़ी नदी उसे कहा जाता है। दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी कि जो चिड़िया है ना, वो चिड़िया क्या करती है, उस उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जो पानी की बूंद है उसे मोती कहा गया है, और वो पानी की बूंद क्या करती है, चोंच में भर लेती है और वो अपनी प्यास जो है बुझाती है, शांत कर देती है। तो इस पंक्ति का आशय हमें इस प्रकार लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्या, कि छोटी चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल का मोती यानी पानी की बूंद को अपने चोंच में भरकर अपनी प्यास को शांत करती है। तो इसी प्रकार ये ख आंसर का सवाल जो है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती, इसका आशय हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस चौथे क्वेश्चन में 2 पंक्तियों दी गई है और उन 2 पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए हमें कहा गया है। तो इसी प्रकार इन 4 सवालों के जवाब आज हमने इस वीडियो में देखे हैं। आगे हम देखते हैं जो अनुमान और जो कहा जाता है, अनुमान जो है वो अगले यहाँ दिया गया है। जैसे कि अनुमान और कल्पना, ये अनुमान और कल्पना जो है उस क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं अनुमान और कल्पना। तो ये अनुमान करना है आपको और कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है और तर्क लगाना है कि ये क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारत की चिड़ियों के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले पक्षी विज्ञान सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। यानी कि आपको क्या करना है, सलीम अली की जो भारतीय पक्षी जो किताब है वो किताब आपको नेट पर मिल सकती है और वो क्या करना है, आपको वहाँ रीड करनी है और उस किताब से आपको शायद ये जो चिड़िया है इस चिड़िया का नाम पता हो सकता है। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। सलीम अली की पुस्तक देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रंग रही होगी। यानी कि इसमें से कोई, जैसे कि नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, यानी कि इन चारों में से कोई तो चिड़िया हो सकती है। तो आपको क्या करना है, तो सलीम अली की जो किताब है वो किताब आपको देखनी है, पढ़नी है। कौन सी, भारतीय पक्षी, और इस किताब में जो चिड़िया का नाम है वो चिड़िया का नाम आपको क्या करना है, ढूंढना है, यानी क्या अनुमान लगाना है कि ये वही चिड़िया हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। यानी कि आपको एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है, जैसे तोते की चोंच कैसी होती है, लाल होती है और शरीर कैसा होता है, हरा होता है। उसी प्रकार आपको जो नीचे 4 पंछियों के नाम दिए गए, उन पंछियों के कलर किस प्रकार होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो आपको क्या करना है, लिखना है। उनके रंग कैसे होते हैं वो लिखना है। यदि उनके अलग अलग भागों के अलग अलग रंग हो तो वो भी लिखने चाहिए। और ये आपको कहाँ लिखना है, आपके नोटबुक यानी कि कापी में लिखना है। जैसे कि उदाहरण पहला, मैना, तो आपको मालूम है मैना ये क्या है, एक पंछी है
और वो किस रंग की होती है? काले रंग की होती है, हल्के काले रंग की होती है। और मैना जब गीत गाने लगती है तो वो कैसी गाती है? मीठे स्वर में गाती है और वो हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है। यानी कि मैना डैश करके हल्के काले रंग की होती है, इस प्रकार आपको वहाँ लिखना है। कौवा, अभी कौवा तो आप आसपास हर रोज देखते हैं कि कौवा किस रंग का होता है? काले रंग का होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। बतख, बतख भी आपने देखा होगा, आपके आसपास देखे होंगे कि बतख की चोंच व पाँव हल्के किस रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। और पूरा शरीर किस प्रकार का होता है? सफ़ेद पंखों से ढका होता है। यानी कि इस प्रकार बतख के रंग होते हैं। और लास्ट में जो दिया गया है अंत में, कबूतर, ये कबूतर भी आपने आसपास देखे होंगे, या बम्बई में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कबूतर आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि कबूतर खाना भी वहाँ है ना, तो वो कबूतर खाने में आप कबूतर देखे होंगे। तो कबूतर का रंग किस प्रकार का होता है? तो कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। यानी कि कबूतर इस प्रकार के अलग अलग रंग से दिखाई देता है। तो इसी प्रकार आपको इस पंछियों के कलर आपके नोटबुक में उनके नाम लिखकर क्या करना है? लिखना है। अगला तीसरा सवाल जो है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का अपनी कल्पना से प्रयोग करते हुए कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। यानी कि आपने देखा होगा कि हमने जो कविता देखी, उस हर एक पद में उस पद की शुरुआत वह चिड़िया जो इस पंक्ति से होती है और उसकी उस पद का समाप्त अंत मुझे अन्न से बहुत प्यार है इस पंक्ति से होता है। तो इसी प्रकार ये दो पंक्तियाँ लेकर आपको क्या करनी है? नई कविता बनानी है और वो कल्पना के आधार पर बनानी है, इमेजिनेशन के आधार पर बनानी है। जैसे कि वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक जगह है, बनाने दोस्त हजार है, मुझे दोस्तों से बहुत प्यार है। तो इसी प्रकार आप वो दो पंक्तियाँ लेकर और भी कविताएं या पद बना सकते हैं, जैसे कि कल्पना के आधार पर आपको क्या करने हैं? बनाने। तो इसी प्रकार छात्रों, इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आंसर है वो किस प्रकार लिखने चाहिए, अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन आंसर किस प्रकार बनाने चाहिए, इसके जवाब कैसे लिखने चाहिए हमने देखा। अगले वीडियो में अगले लेसन की तैयारी हम करेंगे। धन्यवाद।